एवरीवन। मैं फिर से अपने चैप्टर को फिर से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए मैं इस वीडियो में आ चुका हूं। मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था अकॉर्डिंग टू जुडिशरी पैटर्न, तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी टच कर लिया था। आर्टिकल 15 तक हर एक पॉइंट को, हर एक इंपॉर्टेंट केस को मैंने डिस्कस किया था। इवन इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना चाहिए, जिस प्रोविजन पे, आर्टिकल कौन से क्लॉज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मैंने सब कुछ डिस्कस किया था। इस वीडियो में लास्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन आप जाके वहां पे देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं दैट इज आर्टिकल 16 से। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी जरूर निकाल के बैठिएगा, क्योंकि इसको नोट डाउन करते रहिएगा तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कल को कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आप आसानी से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 16 जो है आपका क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए समझिए, राज्याधीन नौकरियों पर अवसर की समता, ठीक है, राइट इक्वालिटी में आर्टिकल 16। इससे पहले 14 हमने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ा, 15 हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट, एंड 16 हम पढ़ रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक इंप्लॉयमेंट के केस में राज्याधीन नौकरियों पर अवसर की समता, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 16 इसके बारे में बात करता है। अब एक एक क्लॉज को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिंपल, क्लॉज 1 बहुत जनरल बात करता है आपका। क्लॉज 1 अगर आप देखिएगा तो बहुत जनरल बात करता है। ये क्या बात करता है, ध्यान से सुनिएगा। तो सिंपल है भाई, स्टेट किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। क्लॉज 2 आपको ग्राउंड्स बताता है, ठीक है, बर्थ प्लेस के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, जेंडर के बेस पर, स्किन कलर के बेस पर। मींस क्लॉज 2 आर्टिकल 16 की स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो आप आर्टिकल 16(1) खोलकर देखिए, आपको पता चल जाएगा अच्छी तरीके से। मैच करके देखिए कि मैं सही पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं, उसको मैच करते देखते रहिएगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 भी देखिए, ग्राउंड्स मैंने बता दिया। आर्टिकल 16(3) में ना ये एक्सेप्शंस है, यहां पे पार्लियामेंट जो है ना रूल बना सकती है। अब देखिए मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रोविजन था। क्या प्रोविजन था? कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट चिल्ड्रन एंड वुमेन के लिए स्पेशल लॉ बना सकती है। मींस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन था वहां पे, क्योंकि वुमेन्स के और चिल्ड्रंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक उसी तरीके से यहां पर रेजिडेंट के बेस पे पार्लियामेंट यहां पर बना सकती है। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है, उम्मीद है कि अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक केस था, दैट इज स्टेट ऑफ मैसूर केस। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये आपका, ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा केस का पूरा नाम। अगर मैं शॉर्ट में भी बोलता हूं तो उसको वो मत करिएगा, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट केस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस वेरी लैंडमार्क केस है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो क्या था इसके अंदर में, इस केस में व्हाट वाज हैपेंड, इस केस में 16 क्लॉज 4 में बेसिकली क्या कहा गया था कि सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, इन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और एक और पॉइंट यूज किया गया था, दैट इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। बहुत इंपॉर्टेंट, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। अब इस केस में ये सारा का सारा आपका प्रोविजन कहा गया। मैं आपको बता दूं दोबारा से, बैकवर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है। बैकवर्ड क्लास में एसटी एंड एसटी के लिए बात कर रखा है, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट आपका ये है कि आपको क्या करना है कि आप देखिए आर्टिकल 341, 342 खोल कर देखिए, तो एसटी एंड एसटी को डिफाइन कर रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एज सच कोई प्रोविजन नहीं है, इनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। बट हां, आगे मैं बताऊंगा आपको वीपी मंडल कमीशन, ठीक है, इंदिरा साहनी केस, जहां पर पहली बार कमेटी बिठाई गई थी और पूरा बताया गया था कि इंडिया में टोटली सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कितने हैं। दैट वाज द 3743। ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस केस में ये हुआ था। सेम इसी केस को आगे बढ़ाते हुए देयर वाज अ केस दैट इज द देवदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देवदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका लैंडमार्क केस था। इसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल में क्या हुआ था, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड रूल में ये हुआ था, दैट इज क्या कि इसमें क्या किया था स्टेट गवर्नमेंट ने कि 17% रिजर्वेशन दे दिया था एसटी एसटी को।
ठीक है। और ये कहा कि अगर 17% फुलफिल नहीं होता एक ईयर में तो उसका जो बचा हुआ भाग है वो नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू होगा, ठीक है। ऐसे करते 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 आपका ये 50% से ऊपर हो गया, दैट वाज अ 74% आपका इसका रिजर्वेशन हो गया। अब यहां पे आ गया, यहां पे क्या आ गया, इंदिरा साहनी का वायलेट होने लगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आगे केस करेंगे, वायलेट होने लगा। देन व्हाट वाज हैपेंड, जब ये सीन हो गया तो फिर अब सवाल आया कि भाई अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आप पेज पलट के अपना लिखते भी रहिएगा, पेज पलट के अपना लिखते भी रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट कर दिए, क्योंकि एक पे ही घोष पोछ नहीं करना आपको, एक पे ही मतलब पेज पे ही अच्छी तरीके से नहीं करना, सीक्वेंस वाइज नोट बनाइए ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। नाउ हुआ क्या इस केस के बाद, इस केस के बाद क्या हुआ था, दैट वाज समथिंग लाइक कि 1979 में, बिल्कुल नोट डाउन करते रहिएगा, 1979 में एक कमीशन बैठ गई जिसको हम वीपी मंडल कमीशन भी कहते हैं, जिसे मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका रिपोर्ट जो सबमिट किया गया था दैट वाज इन 1919 में, बट ये कमीशन बैठ गई थी और इस कमीशन ने पहले क्या किया कि जो भी सोशली बैकवर्ड, इसके वीपी मंडल कमीशन बन गए, प्रधानमंत्री थे हमारे, तो समझिएगा। तो इस कमीशन ने ये करा कि सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि कितने सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है। तो दैट इज 3743 थे इसमें, ठीक है, इस कमीशन ने फाइंड आउट किया। और फाइनली जब इसकी 1990 में रिपोर्ट आई, आप देखिएगा 1990 में जब इसकी फाइनली रिपोर्ट आई, इस कमीशन की जब फाइनली रिपोर्ट आई तो क्या हुआ उसको देखिएगा। तो हुआ कुछ नहीं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हुआ कुछ नहीं, उसमें यह हुआ कि पहली चीज क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, कहा गया 27% रिजर्वेशन दे दिया गया, ठीक है। 27% का रिजर्वेशन आपको अच्छी तरीके से पता है। अब मैं आपको बता दूं, इसके बाद से ही इंदिरा साहनी केस आ गया, तीसरा इंपॉर्टेंट केस, इंदिरा साहनी केस, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस केस में बेसिकली 12 प्रिंसिपल आए थे, बट हमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में केवल हमें कितने, हमें केवल 3 प्रिंसिपल को यूज करना था। फर्स्ट वन, इस केस में रेशियो था 6:3, ठीक है। और इस केस में क्या हुआ था, पहला 27% रिजर्वेशन को कहा गया था कि ये सही है, 27% जो रिजर्वेशन रखा गया था उसको सही कहा गया। दूसरा, इसमें कहा गया कि भाई अपॉइंटमेंट में आप रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रिंसिपल ये रखा गया, दूसरा ये रखा गया, एंड तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता आपका। इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि भाई 50% से ऊपर ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। तो देखिए ध्यान से, अब पार्लियामेंट ने एक गेम खेल दिया, क्या गेम खेला अब उसको ध्यान से समझते हैं। पार्लियामेंट ने क्या गेम खेला उसको देखते हैं हम। इसको मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, हम पता है कि हम क्या कर रहे हैं अच्छी तरीके से, हमें अच्छी तरीके से पता है हम क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पार्लियामेंट ने गेम क्या कर दिया कि दैट एक 77th अमेंडमेंट निकाल दिया, ठीक है। और उसमें पार्लियामेंट ने कहा कि भाई प्रमोशन पे भी रिजर्वेशन हम कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट ने ये कहा, इंदिरा साहनी केस के बाद ये अमेंडमेंट कर दिया और उसमें ये कह दिया, पहले तो ये कहा कि अपॉइंटमेंट पर रिजर्वेशन होगा, बट ये 77th वाला जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें प्रमोशन पर रिजर्वेशन स्टार्ट हो गया। और फिर एक और अमेंडमेंट आया, दैट वाज 81st अमेंडमेंट, और इसमें कहा गया कि भाई 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। हालांकि उसी रूल को फॉलो किया जा रहा है, बट अभी 10% जो आरक्षण दे दिया गया है जनरल वालों को इकोनॉमिक बेस्ड पे, वही तो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। तो अभी देखा जाए तो 60% रिजर्वेशन हमारा, और इंदिरा साहनी कहती है भाई 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सो ये सारा का सारा क्रक्स जो था आपका, दैट वाज क्या, ये आपका क्या था 16 क्लॉज 4 में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी पड़ेगी। 16 क्लॉज 5 आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डिनोमिनेशन के बारे में बात करता है, आप उसको देख लीजिएगा। तो सिंपल समझिए, तो हमें समझना क्या है, पहली चीज दैट इज आपको क्या समझना है, पहला आपका जनरल प्रोविजन बात करता है, दूसरा आपका क्लॉज ग्राउंड बात करता है, तीसरा आपको पार्लियामेंट को एक्सेप्शन देता है कि रेजिडेंट के बेस पर ग्राउंड बना सकते हैं, चौथा मैंने आपको बता दिया सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, उसमें केस लॉ भी मैंने डिस्कस कर लिया, जैसे बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, फिर मैंने कैरी फॉरवर्ड रूल देवदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में लेकर आया मैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से है। फिर क्लॉज 5 बस। तो आर्टिकल 16 मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, इससे डिटेल में नहीं बता सकता मैं। आगे देखते हैं हम इसको, आर्टिकल 17 देखते हैं, बहुत चुट्टा है, बहुत ये एक तरीके से देखा ना टुच्चा सा टॉपिक है आपका। आर्टिकल 17 क्या है आपका, दैट इज, इसके बाद हमें फोकस करना 19 पर, ठीक है। सो हम 19 पर ज्यादा फोकस करेंगे, पहले 17 समझ लेते हैं। तो 17 आपका सिंपल सी बात है, वो क्या कहता है आपका, वो कहता है कि भाई एबॉलिशन ऑफ
अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी रियलाइज हो गया था, और गांधी जी जब चंपारण में गए थे नील की खेती के लिए, जो किसान जो उनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, जब वो राजेंद्र प्रसाद साहब के घर गए थे तो वहां पर रियलाइज हो गया कि अनटचेबिलिटी का बहुत ज्यादा सिस्टम है। ठीक है, सो ये समझते हैं। उसके बाद आप समझिए कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो क्या है आर्टिकल 17? नॉर्मल आपको पता है कि भाई अनटचेबिलिटी का अबंध हो चुका है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, ये इंपॉर्टेंट है आपको। एबॉलिशन ऑफ टाइटल, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं बताता हूं। जनरल चीजें बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज आपको पढ़ना है कि अगर आप फॉरन क्लॉज 2 देखिए और क्लॉज 3 देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। दैट इज क्या, अगर फॉरन, क्या मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर फॉरन से अगर आप कोई एक तरीके से पद लेते हैं, आप कोई टाइटल लेते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब से आपको कंसल्ट लेनी पड़ेगी। आप वहां देखिएगा, आपको फिर दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। फॉरन से अगर आप टाइटल लेते हैं, प्रेसिडेंट साहब का कंसल्ट लेना पड़ेगा। तो क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा केस लॉ, कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है। अब डायरेक्ट आर्टिकल 19 पर आइए, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हम इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसमें क्या क्या चीजें आती है हमारी। फोर्स, शॉर्ट फॉर्म बताता हूं मैं आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड चीज आपकी क्या है, एसोसिएशन। 19 का क्लॉज 1 क्लॉज 2 देखते रहिएगा, ठीक है। तीसरी चीज आपकी क्या है, तीसरी चीज जो आपकी हो गई दैट इज असेंबली। ठीक है, आपको राइटिंग मेरी नहीं समझ में आएगी तो स्क्रीन पर सब नजर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बस कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। असेंबली के बाद मूवमेंट, ट्रेड एंड लास्ट प्रैक्टिस, और समथिंग आप कह सकते हैं कोऑपरेटिव भी कह सकते हैं, आप रिसाइड भी कर सकते हैं। यू कैन यूज रिसाइड ऑल्सो। बहुत सारी चीजें आपको आर्टिकल 19 में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अब एक चीज बता दूं मैं आपको, इसमें टोटल जी क्लॉज है, एफ जो है वो आपका 44th अमेंडमेंट से क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट से क्या हुआ था, क्लॉज एफ को, 19 क्लॉज एफ को 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया था, उसको आप समझिए ध्यान से, उसको इंसर्ट करके 300A में लीगल राइट्स बना दिया। दैट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी। अब समझते हैं, मुझे अच्छी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक चीज नहीं बताता हूं, इसमें एक नई चीज आपको पता चलेगी, दैट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अभी समझते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। हमें पता है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स हमारे पास इतने हैं और उसको परफॉर्म करने के लिए स्टेट भी हमें नहीं रोक सकता है। मींस राज्य सरकार या कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें परफॉर्म करने के लिए नहीं रोक सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं समझता हूं आपको। प्रॉब्लम यह है कि कभी भी अगर आप किसी देश की संप्रभुता, सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, डिग्निटी, पब्लिक ऑर्डर, मॉरल डिसेंसी, ठीक है, अगर हार्म करते हो, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा प्रोविजन आ जाता है, वो आपके राइट्स को कर्टेल कर सकती है। समझ रहे हैं आप, कर्टेल कर सकती है मींस इन्फ्रिंज कर सकती है अपने राइट्स को। अब एक चीज, नई चीज बताता हूं, आप जाके देखिएगा, दैट इज मेंशन 352 नेशनल इमरजेंसी है ना, उसमें क्या हुआ था कि 44th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया था, उससे पहले प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सारे फंडामेंटल राइट्स को अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि सर जी, आप केवल 19 और 21 को, आर्टिकल 19 एंड 21 को छोड़कर, मतलब आर्टिकल 19 एंड 21 जो है ये केवल सिटीजन्स के पास रहेगा, और बाकी सारे राइट्स इमरजेंसी में क्या कर लेगा, प्रेसिडेंट अपने पास रख लेगा। इसको नोट डाउन करिएगा, प्री में पूछेगा आपसे, किसी भी स्टेट में पूछ सकता है, नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप अच्छी तरीके से। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये सारे के सारे होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके लिए मैं बता देता हूं, फोर्स, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके 3 कैटेगरी होती है, एक्सप्रेस, सेक्रेसी एंड रिसीव। इसमें आप प्रेस सेंसरशिप का केस, बहुत सारे इसमें लैंडमार्क केसेस, मैं केस के नाम बता देता हूं, आप उसको पढ़िएगा तो आपको काफी चीजें पता चल जाएगा। जैसे ब्रिजभूषण केस आपका, लैंडमार्क केस आपका, सकल न्यूज़पेपर, ठीक है, महानगर लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट केसेस लॉ है जो आपको पढ़ना चाहिए 19 में, ठीक है। इसके अलावा सतवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, लैंडमार्क केस आपका। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 19 में ये सारे, ये आप पता होना चाहिए आपको, ये असेंबल, एसोसिएशन, असेंबली का आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसी अनलॉफुल असेंबली ना बनाए जिसका डिटेंशन, मतलब जिसका इंटेंशन कुछ और, ऑब्जेक्टिव कुछ और हो, ठीक है। तो यहां पे आप अनलॉफुल असेंबली नहीं ले सकते, यहां पे असेंबली नहीं बना सकते आप। मूवमेंट आप मूव कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर क्रिमिनल लायबिलिटी है, कुछ अगर आपके ऊपर केस चल रहा है, तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, फिर वहां पे आप नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हैं आप।
रिसाइड कहीं भी सेटल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब तो जम्मू कश्मीर में भी हो सकते हैं, 370 हट गया, अब जम्मू कश्मीर में भी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्रैक्टिस, हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट प्रोफेशन के लिए आपको टेक्निकलिटी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा आर्टिकल 19 था, लैंडमार्क केसेस हमारे हो गए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक अच्छी तरीके से क्लियर होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मैं आगे और अच्छी तरीके से करूं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, क्योंकि आगे की नोटिफिकेशन के लिए ना आपको बहुत फायदा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा इस टॉपिक को कवर करने के बाद बेल आइकन भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लियर करिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन मिले आपको, ठीक है। ऑल पे करिएगा, क्योंकि पर्सनल पे ना थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे मैं आईपीसी पे भी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें कवर करनी चाहिए जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी करते हैं। मैं क्या चाहूंगा कि वीडियो को देखिए, अगर कुछ भी हेल्प लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ये जरूर लिखिए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे कवर करूं, क्योंकि एप्रिसिएशन के साथ में अगर ये भी लिखिएगा कि इस टॉपिक पे बनाइए, इस टॉपिक पे बनाइए, तो मैं बनाऊंगा। वैसे ही मेरा प्रोसीजर जो है, मैं सीरियल वाइज कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट केस लॉ, उसके अलावा आईपीसी के, सीआरपीसी के, एविडेंस के, हर एक सब्जेक्ट के मैं सीरियल वाइज जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकता हूं। मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूंगा प्री के, ठीक है। उम्मीद करता हूं, तो चलिए मिलते हैं आपको हमसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।